वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों। इस सीरीज में हम 60 सेशन तक जाएंगे, जिसका यह दूसरा सेशन है और हर सेशन में हम 30 क्वेश्चंस पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि यूजीसी नेट डीआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड रहेगी। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग एजुकेशनल एकेडमी पर मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जेसल चाफ्ट। देखो, दो वर्ड आते हैं, जेसल चाफ्ट आते हैं और जेमिनिस चाफ्ट आते हैं। जेसल चाफ्ट ये सोशियोलॉजी के वर्ड हैं। जेसल चाफ्ट मतलब होता है सोसाइटी और जेमिनिस चाफ्ट मतलब होता है कम्युनिटी। ऑप्शंस आर जॉर्ज सिमिले, दुर्खीम, फर्डिनेंड टोनिस या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्डिनेंड टोनिस। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिन्होंने जेसल चाफ्ट को इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज डबल बर्डन। अगर मैं डबल बर्डन का दूसरा नाम बताऊं तो इसको कहते हैं डबल डे और डबल ड्यूटी या अनपेड वर्क। अनपेड वर्क यानी जिसके लिए कोई किसी प्रकार का पेमेंट नहीं मिलता। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो जो घर में महिलाएं काम करती हैं यानी हाउस वाइफ्स होती हैं, उनको अपने घर में जो काम करती हैं, लाइक अपने बच्चों के लिए जो खाना बनाना हुआ, हस्बैंड्स के लिए जो काम करना हुआ, उसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता। ऑप्शंस क्या है? इट रिफर्स टू द डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द हाउस वर्क डन बाई वुमेन, बिल्कुल सही। इट डेटेड टू द 17th सेंचुरी, बिल्कुल, ये आवाज उसी समय उठी थी। इट इज रूटेड इन जेंडर्ड कंसेप्शंस ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, बिल्कुल सही। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु डेवलप द कंसेंट्रिक जोन थ्योरी ऑफ सिटी। कंसेंट्रिक जोन थ्योरी ऑफ सिटी किसने डेवलप की थी? देखो, पिछले वीडियो में जो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, एक थ्योरी पढ़ी थी, अर्बन फ्रिंज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसको अर्नेस्ट बर्गरेस ने 1925 में डेवलप किया था। उसी समय कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, एक्चुअली उसी के अंदर है, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी के बारे में बात कही थी ई बर्गरेस ने, यानी अर्नेस्ट बर्गरेस ने 1925 में। और इन्होंने इसमें किया था, अर्बन सोशल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अर्बन सोशल स्ट्रक्चर को, अर्नेस्ट बर्गरेस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट एम्फेसाइज द रोल ऑफ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स इन एक्सप्लेनिंग ग्रोथ? आर एम सॉलो, डसनबेरी, निकोलस कैलाडोर या हेरोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलस कैलाडोर। निकोलस कैलाडोर ने 1957 में एक मॉडल दिया था। एक्चुअली 1940 में भी इन्होंने ट्रेड बिजनेस साइकिल दिया था। तो 1957 में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मॉडल दिया था और 1962 में इन्होंने ग्रोथ मॉडल दिया था। ठीक है, शायद मिरलेस के साथ मिलकर दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द लीनियर डिमांड कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी एट ऑल पॉइंट्स, elasticity of demand is constant at all points, elasticity increases as one slides down the demand curve, या elasticity declines as one slide down the demand curve। देखो, जो डिमांड लीनियर डिमांड कर्व होता है, तो पहला जो ऑप्शन सीधे सीधे गलत हो जाएगा कि इलास्टिसिटी जो है इसके सभी पॉइंट पर यूनिटी नहीं होती है, केवल बीच वाले पॉइंट पर होती है, इज इक्वल टू 1। उसके नीचे जाओगे तो ई इज लेस देन 1 और उसके ऊपर जाओगे तो ई इज ग्रेटर देन हो जाता है। यानी इलास्टिसिटी डिमांड कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट बिल्कुल भी नहीं होगा। ये भी इलास्टिसिटी इंक्रीज एज वन स्लाइड डाउन द डिमांड कर्व, यानी जैसे जैसे अगर गिरो वैसे जैसे अगर हम नीचे जाएंगे इसमें, तो क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं, वो घटेगी। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, वो डिक्लाइन होती जाएगी। ठीक है, वो डिक्लाइन होती जाएगी। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, hedging in the foreign exchange market refers to an act of devaluation, non-covering a risk of foreign exchange in future, covering a risk of foreign exchange in future या none of the above। तो देखो, जो hedging होता है वो रिस्क से, यानी फ्यूचर में रिस्क से बचने के लिए ये hedging एक स्ट्रेटजी होती है जिसको फॉलो की जाती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी रिस्क को कवर करने के लिए। जैसे मान लिया फॉरेन रिजर्व में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, तो हमने क्या किया, फॉरेक्स को खरीद कर रख लिया। बाद में कोई अगर प्रॉब्लम आई तो हमारे पास पहले से इतनी करेंसी रखी हुई, यानी जो फ्लक्चुएशन आए उससे हम बच जाएंगे। तो जो हेजिंग है ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि हमें रिस्क, भविष्य में जो होने वाले जोखिम है उनसे बचाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, न्यू ट्रेड पॉलिसी 2015 to 20, जो न्यू ट्रेड पॉलिसी है 2015 से 20, हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्कीम विच इज कॉल्ड, ऑप्शंस आर मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, मर्केंडाइज ट्रेड फ्रॉम इंडिया स्कीम या ट्रेड फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MEIS
MEIS मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, और इसको 2020 के बाद पैंडेमिक के बाद चूंकि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही है पैंडेमिक से, तो इसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड करने का सुझाव जो है एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ MEIS स्कीम जो है वो न्यू ट्रेड पॉलिसी 2015 to 20 के तहत चलाई गई थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, इंक्लूसिव ग्रोथ ऑब्जेक्टिव वाज गिवन फॉर फर्स्ट टाइम इन विच प्लान ऑफ इंडिया। यानी इंक्लूसिव ग्रोथ, देखो पहले इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है, देखो इंक्लूसिव ग्रोथ एक ऐसा ग्रोथ है, यानी इसका मतलब क्या होता है, जो ऐसा ग्रोथ जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, जो कि बाद में पॉवर्टी को घटाए। ठीक है, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स दैट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। क्या क्या एलिमेंट हैं इसके एलिमेंट हैं स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट है, फिनेंशियल इंक्लूजन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर मैं बात करूं तो इस समय वर्ल्ड कहां जा रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की तरफ बढ़ रहा है। पूरा वर्ल्ड जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की तरफ बढ़ रहा है। क्या है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किन किन सेक्टर्स में होने चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, गवर्नेंस सेक्टर में। जो आरोग्य सेतु ऐप है ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही है गवर्नेंस सेक्टर में। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में ऐसे ही है, एजुकेशन सेक्टर में जो हम आप डिस्कशन कर रहे हैं ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में ही है। लेकिन अगर नेट की थोड़ी स्पीड और अच्छी हो जाए, नेट की क्वालिटी और अच्छी हो जाए तो ये और एडवांसमेंट हो जाएगी। कौन कौन से मैंने बताया एलिमेंट्स, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या, जितने भी सोसाइटी में जितने भी तबके हैं उन सभी को बढ़ने का, आगे ग्रोथ करने का समान अवसर मिले। और इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें तो जो इंडिया है वो इमर्जिंग इकोनॉमी है, यानी वर्ल्ड में सबसे तेज अगर बढ़ने वाली कोई इकोनॉमी है तो वो इंडियन इकोनॉमी है। मैं अगर दो आंकड़े की आपसे बात करता हूँ, 2017 का जो आया था इकोनॉमिक सर्वे जो आया था, उसने कहा था कि जो भारत में 30% जो यूथ है वो नीट है। नीट वो एग्जाम वाला नीट नहीं, नीट है नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। यानी जो 30% हमारी आबादी है वो ना तो एजुकेशन में है, ना तो एम्प्लॉयमेंट में है, और ना ही ट्रेनिंग में है। एक और साथ ही रिपोर्ट आई है 2019 में रिपोर्ट आई है इनकी यूनिसेफ की। उन्होंने कहा कि जो 47% युवा, यानी 2030 तक भारत के 47% जो युवा होंगे उनके पास जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जितनी नेसेसरी स्किल्स होनी चाहिए, जितनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो नहीं होगी। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी खबर है ये, कितनी बड़ी, मतलब ये रिपोर्ट है जो हमें बता रही है कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ कितनी जरूरी है। अगर मैं यहाँ आंसर की बात करूँ आपकी, तो 11th 5 ईयर प्लान, जो 11th 5 ईयर प्लान चला था 2002 से 2007 के बीच में, ठीक है, उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट अपनाया गया था। एक और बात आती है कि इंक्लूसिव ग्रोथ को हम कैसे मेजर करते हैं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ को मेजर करने के लिए पहले तो वही है, सिंपल है, एसडीआई, क्लासिकल वही सारे माप लो आप, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स माप लो, जीनी कोफिशिएंट माप लो, आप जीडीपी देख लो। साथ में एक और आता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, IDI, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। एक और आता है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स आता है, इससे भी हम माप सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ को। एक साथ में और आता है आपका ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स आता है, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, इसको साथ जारी करती है वॉक फ्री फाउंडेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसको वॉक फ्री ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स को जारी करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओवरऑल 11th 5 ईयर प्लान में हमारे यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को लिया गया था। मैंने इंक्लूसिव ग्रोथ को थोड़ा डिटेल में समझा दिया यहाँ पे। तो 11th 5 ईयर प्लान में हमारे यहाँ इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, टाइप 1 एरर इज डिफाइंड एज, ऑप्शंस आर reject null hypothesis when it is false, reject null hypothesis when it is true, accept null hypothesis when it is true, accept null hypothesis when it is false। देखो इसका आंसर सही हो जाएगा reject null hypothesis when it is true। देखो दो टाइप के एरर होते हैं, यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो टाइप के एरर होते हैं, एक टाइप 1 एरर होता है और एक टाइप 2 एरर होता है। टाइप 1 एरर आप समझ गए, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। और हाइपोथेसिस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस जिसको हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है नल हाइपोथेसिस, देखो यानी मैंने माना कि
कोई चीज़ है जो सही है, मैंने माना ये क्वेश्चन सही है, वो मैंने नल हाइपोथेसिस मान ली। इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, किसी ने कहा नहीं ये क्वेश्चन गलत है, तो इसका वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा EH1। बात समझ में, दो हाइपोथेसिस होते हैं। जो टाइप 1 हाइपोथेसिस, जो टाइप 1 एरर होता है उसमें क्या होता है, वो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। यानी अगर आपने क्रिमिनल जस्टिस एक वेब सीरीज आई है, अगर आपने उसमें देखा होगा, तो मैं उसी से एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि कोई अपराधी है जिसको जो एक्चुअली वो इनोसेंट है, कोई व्यक्ति है जो कि इनोसेंट है, जबकि उसको कन्विक्ट घोषित करके सजा दे दी गई है। तो वहां क्या हुआ, एक्चुअली वो इनोसेंट था, लेकिन एरर क्या हुई कि उसको हमने कन्विक्ट मानकर सजा दे दी। क्रिमिनल जस्टिस में क्या होता है, वो टैक्सी ड्राइवर सही होता है, लेकिन उसको लास्ट में क्या होता है, जजमेंट क्या आता है, उसको दोषी मानकर उसको 1 साल की सजा दे दी जाती है। तो उसको क्या कहेंगे हम, टाइप 1 एरर कहेंगे। क्रिमिनल जस्टिस नहीं देखी तो आप देख लीजिए, अब उसको मैं टेलीग्राम पे थोड़ी प्रोवाइड कराऊंगा। टाइप 1 एरर कहेंगे उसको, यानी वो इनोसेंट था लेकिन उसको कल्प्रिट मान लिया गया, यानी जो नल हाइपोथेसिस तो वो ट्रू था लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और जो टाइप 2 एरर है, टाइप 2 एरर जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, यानी जो नल हाइपोथेसिस एक्चुअली वो गलत था नल हाइपोथेसिस, लेकिन उसको हमने एक्सेप्ट नहीं सही कर लिया, यानी अपराधी एक्चुअली अपराधी था लेकिन हमने उसको इनोसेंट मान लिया। तो इसे कहते हैं टाइप 2 एरर। मैंने इसको बहुत ही सिंपल वे में बता दिया है, बाकी मैथमेटिकल वे में हम और समझेंगे इसे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लेबर मार्केट रिफॉर्म्स एम्स एट, लेबर मार्केट रिफॉर्म क्या उद्देश्य लेकर किए जाते हैं, जॉब सिक्योरिटी को लेकर, मिनिमम वेजेस को लेकर, लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर, या एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस को लेकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर लेबर रिफॉर्म्स किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following is credited with introduction of LPG model of economic development in India? यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो मॉडल है उसके लिए हम किसको क्रेडिट दिया जाता है हमारे इंडिया में। ऑप्शंस आर डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर मोंटेक सिंह आलूवालिया, डॉक्टर अहमद सेन या डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ साथ एक्चुअली इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो श्रेय जाता ही जाता है, साथ में पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी जी जो पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हमारे यहाँ इंडिया में, तो 3 लोगों को इसका मेन क्रेडिट जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर, इसमें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज नोन एज, यानी सेविंग और एग्रीगेट सेविंग और इनकम में क्या रिलेशन होता है, जो रिलेशन होता है उसे क्या कहते हैं हम, सेविंग फंक्शन कहते हैं, डिमांड फंक्शन कहते हैं, कि सप्लाई फंक्शन कहते हैं, या कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसे हम सेविंग फंक्शन कहेंगे। एक्चुअली जो इनकम होता है, जो सेविंग होती है, वो फंक्शन किसका होती है, वो इनकम की फंक्शन होती है, और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किसका फंक्शन होता है, वो सेविंग का फंक्शन होता है। यानी जब सेविंग बढ़ेगी तो कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, और जब इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगा। और यहाँ एक केन्स का लॉ भी आता है, साइकोलॉजिकल लॉ, वो क्या कहता है आप मुझे बताइए अगर आपने पढ़ा है। कंजप्शन के बारे में कहता है कि जैसे जैसे इनकम जिस रेशियो में बढ़ेगी उस रेशियो में कंजप्शन नहीं बढ़ेगा बल्कि उससे ज़्यादा में बढ़ेगा। क्या कहता है केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर कॉल्ड इफिशियंसी, पैरेटो इफिशियंसी, पैरेटो प्रॉपर्टी इफिशियंसी या एक्यूरेसी। यानी जो जनरल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट वो क्या कहता है, पैरेटो इफिशियंसी के बारे में बताता है और क्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैरेटो इफिशियंसी। एक्चुअली विल्फ्रेडो पैरेटो थे, उनके नाम पर इसे पैरेटो इफिशियंसी कहते थे। और पैरेटो इफिशियंसी में पैरेटो क्या कहते हैं, पैरेटो ऑप्टिमलिटी जो होता था वो क्या होता था, वो होता था मेक अ पर्सन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनीवन वर्स ऑफ। और इसे किससे प्रूफ किया जाता है, इसे एडवर्थ बॉक्स डायग्राम से भी प्रूफ किया जाता है, सैमुअल्सन के डायग्राम से भी प्रूफ किया जाता है इसको। क्यों, आपने पढ़ा होगा इसको। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं पैरेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ द पीपीसी इज कॉल्ड, यानी पीपीसी क्या करता है, देखो पीपीसी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या इसको कहते हैं पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। और ये कर्व क्या शो करता है, ये कर्व शो करता है अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। क्या शो करता है, अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज एट द गिवन, क्या दिया रहता है इसमें, रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल इफिशियंसी या टेक्निकल नॉलेज और फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एट द गिवन रिसोर्सेज, टेक्निकल इफिशियंसी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट
पर ये पीपीसी शो करता है। उसी में एक आता है MRTS या MRT उसको कहते हैं, या MRPT, रुकिए इसको हटाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वो कैसे होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है यानी किसी एक गुड्स के एक्स्ट्रा, यानी एक गुड्स के एडिशनल, मार्जिनल लगा है ना, तो मार्जिनल मतलब एडिशनल, तो एडिशनल किसी एक गुड्स को यानी एक्स की किसी एक अतिरिक्त मात्रा को अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो वाई की जितनी मात्रा को त्याग करना पड़े, जितनी मात्रा का सेक्रीफाइस करना पड़े, उसे हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। इसी को हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन या मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसे मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो यानी इसका MRPT सही हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द न्यू शेयर प्राइस इंडेक्स इन डॉलर वैल्यू ऑफ मुंबई शेयर मार्केट इज डॉलेक्स, यूरेक्स, फॉरेक्स या सेंसेक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉलेक्स, डॉलर एक्सचेंज। ठीक है, न्यू शेयर प्राइस इंडेक्स इन डॉलर वैल्यू, डॉलर वैल्यू की बात कर रहे हैं मुंबई शेयर मार्केट में, तो उसे क्या कहेंगे, डॉलेक्स कहेंगे। सेंसेक्स क्या होता है, सेंसिटिव इंडेक्स, फॉरेन एक्सचेंज हो गया। और यूरेक्स का यहाँ पर तो कोई अभी मुझे जानकारी है नहीं, यूरेक्स क्या होगा। सो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, डॉलेक्स। क्वेश्चन नंबर 16, हु डेवलप्ड किंग डिमांड कर्व मॉडल। इसका हमने जो प्रीवियस वीडियो भी जो पहला पार्ट अपलोड किया, हमने किंग डिमांड कर्व की डिटेल में बात की है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सैमुअल्सन, पॉल स्यूजी, मोहालनोबिस या मार्शल। तो देखो पॉल एम स्यूजी ने 1939 में किंग डिमांड कर्व को दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पॉल एम स्यूजी। आप जाकर पहला वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सेकंड वाला देखिए और इंटरेस्टिंग रहेगा। देखो हम सभी वीडियोस में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर धीरे धीरे बात करते रहेंगे, यानी जहां तक आप क्वेश्चंस तो सॉल्व होंगे साथ में आपके कॉन्सेप्ट पर पकड़ भी बनती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 17, अ मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर एंड ओनली वन बायर इज कॉल्ड। देखो वह मार्केट जिसमें केवल एक सेलर होता है उसको क्या कहते हैं, मोनोपोली। और जहां केवल एक बायर हो उसको क्या कहते हैं, मोनोप्सोनी। तो जहां पर मोनोप्सोनी और मोनोपोली दोनों होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो देखो उसे कहते हैं बाइलेटरल मोनोपोली। बाइलेटरल मतलब दो, और एक तरफ हो गया मोनोप्सोनी, एक तरफ हो गया मोनोपोली, तो उसे क्या कहेंगे हम, बाइलेटरल मोनोपोली। डियोपोली, मोनोप्सोनी, ओलिगोपोली, इन सब पर डिटेल में बात कर चुके हैं। बचा कुचा बाइलेटरल मोनोपोली, उसकी भी बात हमने यहाँ कर ली, जहाँ केवल वन सेलर और वन बायर होंगे, यानी मोनोपोली और मोनोप्सोनी दोनों साथ में एग्जिस्ट करेंगे, उसे हम कहेंगे बाइलेटरल मोनोपोली। क्वेश्चन नंबर 18, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, मुझे लगता है पहले के जो पेपर पूछे जाते थे यूजीसी नेट में, उसमें रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी पॉल सैमुअल्सन का बहुत ज़्यादा वैल्यू करता था। तो ये क्वेश्चन मतलब रिवेल्ड प्रेफरेंस अप्रोच को बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता था। रिवेल्ड प्रेफरेंस अप्रोच, पॉल ए सैमुअल्सन। 1 का थर्ड, देखो 1 का थर्ड कहीं मिल रहा है आपको, तो हाँ 2 में मिल रहा है सर, पहला कट जाएगा और सी कट जाएगा, नहीं बी या डी में से कोई ऑप्शन करेक्ट होगा, जहां तक अभी हमें पहला पता है। कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था, कार्डिनल अप्रोच दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी की, कहा था यूटिलिटी को कार्डिनल वे में हम मापेंगे। तो बी का क्या हो जाएगा 4, और बी का 4 केवल बी ऑप्शन में दे रखा है, यानी आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर केवल आपको अगर 2 पता है तो आपको देखिए आंसर सही हो गया। न्यू यूटिलिटी थ्योरी ऑफ रिस्क चॉइसेस, इसको न्यूमैन एंड मॉर्गस्टन ने दिया था, और इन्होंने एनएम इंडेक्स भी दिया था इसी बेसिस पर। ठीक है, यूटिलिटी के बेसिस पर एनएम इंडेक्स भी दिया था। मेरे पास इसकी नोट्स है, मैंने बनाई थी जब मैं प्रयागराज में पढ़ रहा था, तो उसको मैं आपको शेयर करूंगा, टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इन डिफरेंस कर्व अप्रोच, इसको जे.आर. हिक्स ने दिया था, तो इसको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ फर्म। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ फर्म को कौन फाउंडर है इसका, बेन, सायट एंड मार्च, मोदिग्लियानी या कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सायट एंड मार्च। ठीक है, सायट एंड मार्च ने जो है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ फर्म दिया था। कब दिया था इन्होंने इसको इन्होंने दिया था 1963 में दिया था। आर एम सायट, देखो इनका पूरा नाम था रिचर्ड एम सायट, और जेम्स जी मार्च ने 1963 में बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ फर्म दिया था। क्योंकि बिहेवियरलिज्म जो है वो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर है ना वो लगातार चेंज होता रहता है, वो वोलेटाइल है, और उस हिसाब से अगर इकोनॉमिक थ्योरी को डेवलप किया जाए तो इकोनॉमिक्स में बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज का ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20,
गिल्ट एज मार्केट मीन्स, गिल्ट एज मार्केट क्या है? ऑप्शंस आर बुलियन मार्केट, नहीं बुलियन मार्केट तो ऐसा मार्केट होता है जहां सोने चांदी का व्यापार होता है, ठीक है। मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिल्कुल मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम गिल्ट एज मार्केट कहते हैं। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर हम और बात करें तो कौन कौन सी होती है, लाइक ट्रेजरी बिल्स होती हैं जिसको टी बिल्स कहते हैं, या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एसडीएल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्वेश्चन नंबर 21, a mathematical expression showing the relationship between volume of output and its total cost of production is called cost function, प्राइस फंक्शन, डिमांड फंक्शन या सप्लाई फंक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन से दिख रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच और वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के बीच कौन रिलेशन बताता है, तो वो कॉस्ट फंक्शन होता है, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इन द Keynesian मॉडल ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रियल जीडीपी इज डिटरमाइंड बाई लेवल ऑफ टैक्सेस, लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, प्राइस लेवल, लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो इसका आंसर सही हो जाएगा लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड सही हो जाएगा, यानी ए जी। क्योंकि कीन्स जो है वो शॉर्ट रन की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, और शॉर्ट टर्म में जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या होता है, वो स्थिर मान लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, वो कांस्टेंट मांग लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। क्वेश्चन नंबर 23, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंक्वायरी कमेटी वाज सेटअप इन 1967 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, यानी 1967 में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंक्वायरी कमेटी सेट की गई थी किसके चेयरमैनशिप में? तो इसका सही हो जाएगा एस दत्त, एस दत्त यानी सबिमल दत्त, सबिमल दत्त के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी। एक्चुअली इनकी जो कमेटी बनी थी वो 1967 में बनी थी और 1969 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था। और जो आर के हजारी कमेटी भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंक्वायरी कमेटी से ही रिलेटेड है, लेकिन इनकी कमेटी जो आर के हजारी की कमेटी है वो 1967 में इसने रिपोर्ट सबमिट किया था, ठीक है। जैसे ही आर के हजारी कमेटी की रिपोर्ट आई उसके बाद तुरंत ही एक नई कमेटी बना दी गई थी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी या एस दत्त कमेटी, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा एस दत्त, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एन इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम, यदि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए कि फ्यूचर में हमारी इनकम बढ़ने वाली है तो क्या होगा? शिफ्ट द सेविंग फंक्शन अपवर्ड, डिक्रीज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज सेविंग, शिफ्ट इन द कंजप्शन फंक्शन अपवर्ड। अरे अगर मुझे पता चल जाए कि भविष्य में हमारी इनकम ज़्यादा होने वाली है या 20 लाख मुझे मिलने वाले हैं तो क्या कर देंगे, हम कंजप्शन बढ़ा देंगे कि भाई अब इनकम आने वाली है तो लाइए खर्च करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो कंजप्शन फंक्शन होगा वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द MPS marginal propensity to save is 0.6 then the MPCs, देखो अगर आपको MPS और MPC के बीच में संबंध पता है तो आप इसको आराम से लगा लेंगे, क्योंकि MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यहाँ पर 0.6 है प्लस MPC हो जाएगा इज इक्वल टू 1, तो MPC क्या हो जाएगा, MPC इज इक्वल टू 0.4, यानी यहाँ 0.4 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन द कंजप्शन फंक्शन बिकम्स स्टीपर, देखो कंजप्शन फंक्शन स्टीपर होने का क्या मतलब है, ये कंजप्शन फंक्शन हो गया, ये कंजप्शन फंक्शन स्टीपर होने का क्या मतलब है, स्टीपर होने का मतलब है ये ऐसे होता चला जाए, और फ्लैटर होने का मतलब ये फ्लैटर। तो स्टीपर जैसे जैसे होगा तो स्टीपर होने पे क्या होगा, एंगल बढ़ता जाएगा, और जो ये एंगल है यही तो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो क्या कह रहा है इसमें, ऑप्शन क्या है, द सेविंग फंक्शन आल्सो बिकम स्टीपर, बिल्कुल नहीं। द MPC फॉल्स, बिल्कुल नहीं। MPC राइज, क्यों, क्योंकि ये एंगल बढ़ता जा रहा है और ये एंगल ही MPC शो करता है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम राइज होता चला जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट फ्रॉम, अनएम्प्लॉयमेंट किसका रिजल्ट है, द एक्सेस ऑफ इफेक्टिव डिमांड, द डिफिशियंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड, द डिफिशियंसी ऑफ सप्लाई, द एक्सेस ऑफ सप्लाई। देखो जब इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कतई नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगा तो उसके लिए प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ाना चाहेंगे, और सप्लाई बढ़ाने के लिए ज़्यादातर लोगों को अपने काम पर रखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट
तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। द डिफिशियंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड, जब डिफिशियंसी डिमांड की होगी तो क्या होगा, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा और वो लोगों को काम से निकालेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो यानी यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द डिफिशियंसी ऑफ सप्लाई, और जब सप्लाई कम हो जाएगी तो चूंकि उनको सप्लाई बढ़ानी होगी, अगर डिमांड है तो अगर सप्लाई कम हो गई है इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है, और सप्लाई बढ़ाने के लिए उन्हें नए नए लोगों को अपने काम पर रखना पड़ेगा। एक्सेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई अगर एक्सेस हो गई है तो भी कोई तो क्या करेंगे, वो बफर स्टॉक बना देंगे, ये भी संभावना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा सुटेबल है। बी ऑप्शन सही है, द डिफिशियंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अ गुड फॉर विच कंजप्शन फॉल्स एज एन इंडिविजुअल्स इनकम राइज, यानी एक वस्तु है जिसका कंजप्शन गिर रहा है जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है। अमूमन क्या होता है, नॉर्मल गुड्स के लिए क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजप्शन भी बढ़ता जाता है, लेकिन उन गुड्स को इन्फीरियर गुड्स कहते हैं जिनका इनकम बढ़ने पर कंजप्शन घट जाता है। ठीक है, जैसे मोटा चावल, अगर कोई मोटा चावल खाता है और उसका इनकम धीरे धीरे बढ़ गया तो क्या करेगा, वो मोटा चावल से काला नमक चावल खाने लगेगा। ठीक है, अब काला नमक नहीं खाने लगेगा, फिर भी बासमती और वो सब खाएगा, लेकिन फिलहाल उसकी डिमांड जो मोटा चावल की वो डिमांड घट जाएगी क्योंकि इसकी इनकम बढ़ गई, तो उसे क्या कहेंगे, इन्फीरियर गुड्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। द इंक्रीज इन कंजप्शन बॉट अबाउट बाई अ इंक्रीज इन इनकम व्हेन द प्राइसेस ऑफ गुड्स आर हेल्ड कांस्टेंट, जब गुड्स की प्राइसेस को कांस्टेंट मान लिया जाए तो इनकम बढ़ने से कंजप्शन बढ़ जाता है। इसको कौन सा इफेक्ट कहेंगे, तो इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसको इनकम इफेक्ट कहेंगे। जो प्राइस इफेक्ट होता है वो क्या होता है, वो इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बराबर होता है। अब यहाँ इनकम इफेक्ट की बात हो गई, प्राइस इफेक्ट की भी थोड़ी बहुत बात होगी। आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मुझे बता दीजिए क्या होता है, कैसे हम टी से कॉफ़ी की ओर जाएंगे। ठीक है, क्यों हम टी से कॉफ़ी की ओर जाएंगे, बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो। अ कर्व that describes the relationship between the quantity of a good consumed and income, kinged curve, angel curve, demand curve, none of the above। तो एंजल कर्व होगा जो कि क्वांटिटी ऑफ गुड कंज्यूम्ड एंड इनकम के बारे में बताएगा, वो एंजल कर्व होगा। और एंजल कर्व पर हमने डिस्कशन कर रखा है पिछले वीडियोस में, आप जाकर देख लीजिए। 10 क्वेश्चन सीरीज में भी हम डिटेल डिस्कशन करते हैं, 10-10 क्वेश्चन लेकर, इसमें आप 30-30 क्वेश्चन लेकर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल अनुराग एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी केयरफुल, बाय बाय।